चलो, अब आ जाते हैं हम लघु तरीय प्रयोग। लघु तरीय तुमको क्या करा है कि बल की परिभाषा दें, इसका ऐसा ही मतलब क्या है। ठीक है, तो बल की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, पॉइंट। यदि हम पॉइंट देना भी चाहें तो बल की परिभाषा में क्या देंगे, तो बल को हम डिफाइन क्या करेंगे। बल जो है क्या करता है, किसी भी वस्तु को क्या करता है, विराम से गति में लाता है, या तो गति से विराम में लाता है। ठीक है, या लाने का प्रयास करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, बल करते हैं। ठीक है, तो बल का काम क्या हो जाएगा कि विराम से गति में ले जाना। ठीक है, और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, गति से विराम में लाना। ठीक है, गति से विराम में लाना। ओके। चल, तो यहाँ पर यदि तुमको पूछ रहा है कि इसका एसआई यूनिट, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम है ना। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एम का केजी, ए का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और इसका दूसरा नाम हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूटन। ठीक है, तो इसका दो एसआई। नेक्स्ट। ठीक है, नीचे दिए गए उदाहरण में से गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। ठीक है, तो फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी ए गेंद पर किक लगाकर, ठीक है, ए जो है इसको किक लगाकर बी पर पहुंचाता है। ठीक है, और बी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये गोल की ओर यहाँ पर आ रहा है। तो विपक्षी टीम का गोलकीपर जो है सी इसे रोकता है। ठीक है, तो सी इस गेंद को रोक रहा है। ठीक है, और रोक करके फिर क्या करता है, वह अपनी टीम के खिलाड़ी डी को पहुंचाता है। ठीक है, वो अपनी टीम के खिलाड़ी डी को पहुंचा देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब बताइए कि कहां पर थे पहले, तो ए कुछ बेग से लगाएगा फुटबॉल पर। ठीक है, तो ए जो है जो कुछ बेग से लगाकर बेग पर पहुंचाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेग में परिवर्तन है। अब बी, ए से बी तक आए एक बेग से, फिर बी उसको पुनः एक बेग से फेंका, कहां तक, गोलकीपर के सी तक। ठीक है, तो सी हुआ। अब पुनः सी ने इसको पकड़ा, तो सी ने पकड़ लिया, तो सी का क्या हो गया बेग, सी के जब फुटबॉल पहुंचा तो सी जैसे ही पकड़ लेते क्या हो गया, फुटबॉल का बेग क्या हो जाएगा, जीरो ना, जीरो। अब पुनः सी उसको कुछ बेग से कहां पहुंचाया, डी तक पहुंचाया। ठीक है, चल, तो कह रहा है कि अपने तो उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो क्या होगा, ये भी क्या लगा रहा है, मांसपेशी बल लगा रहा है। बी भी उस पर क्या लगा है, पैर से मांसपेशी बल लगा रहा है। सी भी उस पर मांसपेशी बल लगा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। संतुलित बल और असंतुलित बालू नबाऊ बल। ठीक है, बल की परिभाषा दें। ठीक है, तो संतुलित बल क्या हो जाएगा, यदि पॉइंट में लिखना चाहे तो संतुलित बल तुमको क्या बताता है, या किसी भी वस्तु के रूप में परिवर्तन लाता है। ठीक है, और असंतुलित बल क्या करता है, या किसी भी वस्तु के गति में परिवर्तन होता है, किसी भी वस्तु के गति में परिवर्तन लाता है। इसको तो हम नोट आउट करते चलना, और तो इसको और समझना चाहो तो समझ लो कि ये क्या है, बैलून है। ठीक है, बैलून पर 5 न्यूटन का इधर से भी लगा रहे हैं। ठीक है, और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं, तो क्या होगा, बैलून का होगा, चिपकेगा, यानी पिचकेगा। मगर यदि हम कहें तो ये कहा जाएगा संतुलित बल ना हो गया। और यदि हम कहें कि सिर्फ इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, बैलून का होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मोशन हो रहा है, असंतुलित बल, इसमें साइज में परिवर्तन हो रहा है, शेप में परिवर्तन हो रहा है, संतुलित। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या है, इसका जड़त्व का नियम क्या है, कोई भी वस्तु अपनी अपनी पुरानी अवस्था अपनी पुरानी अवस्था बनाए रखना चाहता है। ठीक है, क्या करता है वह, बनाए रखना चाहता है। ठीक है, चाहे वह विराम में हो या गति में, चाहे वह विराम में हो या गति में। ठीक है, चलो, ऐसे किसने प्रतिपादित किया था, वो गैलीलियो ना, गैलीलियो। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन गति का प्रथम नियम है।
नेक्स्ट आ जाओ। बलों के समूह द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभावों का उल्लेख करें। ठीक है, तो बलों के समूह द्वारा क्या हो जाएगा, क्या प्रभाव होगा? वह वस्तु गति में आ जाएगी। ठीक है, गति में आ जाएगी। और क्या हो सकता है, वह वस्तु विराम में आ सकती है। वह वस्तु विराम में आ सकती है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, बल भी किसी वस्तु पर लगा होगा तो और क्या होगा, गति में आ गया, मोशन में आ गया, अच्छी सॉरी गति में आ गया, विराम में आ गया, खत्म कर दिया। और क्या पॉइंट लघु है ये तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम लिखे हैं, उसको व्याख्या करें तो अभी जो जड़त्व का डिफिनेशन लिखे हैं उसी को छेप दो। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वही सेम चीज कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व का नियम जो होता है उसे लिख लो। ठीक है, व्याख्या कर लो। नेक्स्ट आ जाओ। जड़त्व क्या है, इस कितने प्रकार का होता है तभी देख लो। और कितने प्रकार का हम लिख लेते हैं, एक हो जाता है गति जड़त्व। ठीक है, और दूसरा हो जाता है विराम जड़त्व। ठीक है, चल। जड़त्व और द्रव्यमान के संबंध को स्थापित करें। ठीक है, तो जड़त्व जो है द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपातिक होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का जड़त्व यदि इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा यानी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और यदि इसका जड़त्व क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, या डिक्रीज कर रहा है, तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, घट रहा है। ठीक है, दोनों क्या है, समानुपातिक। नेक्स्ट आ, क्या शून्य बाहरी असंतुलित बल अनुभव करती है? चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 तुमको क्या शून्य बाहरी असंतुलित बल अनुभव करती है और वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है? यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिणाम एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं तो। ठीक है, तुमको क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या शून्य बाहरी असंतुलित बल अनुभव करती वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है। ठीक है, तुमको क्या कह रहा है कि शून्य बाहरी, तो किसी भी वस्तु पर, ठीक है, इस पर जो है बाहरी शून्य बल लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, अशून्य, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, 0 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन पूछो रहा है कि क्या शून्य बाहरी असंतुलित बल अनुभव करती वस्तु शून्य वेग से गति कर सकती है? ठीक है, यदि किसी पर यदि 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और फिर भी वो वस्तु मूव कर सकती है या नहीं कर सकती? ठीक है, तो तुमको कर रहा है कि यदि हाँ तो वस्तु के वेग एवं परिणाम परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि यदि हम इस पर 0 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो वस्तु मूव करेगी या नहीं? ये वस्तु मूव करेगी, कैसे करेगी इसको हम समझते हैं। यदि इस पर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, सपोज करो कि इस पर मैंने 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसका कुछ ना कुछ तो एक्सलरेशन होगा, एक्सलरेशन हो जाएगा। सपोज करो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 0.5 मीटर पर सेकंड, कुछ ना कुछ तो एक्सलरेशन होगा ना बाबू। सब लोग जानते हैं कि यदि किसी वस्तु पर फोर्स लगता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एक्सलरेशन होता है। तो एक्सलरेशन के कारण वस्तु क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, और क्या होता है, विदाउट एक्सलरेशन वस्तु मूव करता है कि नहीं करता है, करता है बाबू। यदि किसी वस्तु को कहें कि 2 मीटर प्रति सेकंड के कांस्टेंट वेग से, यानी क्या कर रहा है वह, एक समान चाल से यदि कोई वस्तु चल रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाए, वो वस्तु जो है बिना त्वरण के चल रही है। एक समान चाल का मतलब क्या हो, वस्तु क्या होता है, बिना त्वरण। तो बिना त्वरण के भी वस्तु मूव कर सकते हैं ना बाबू, तो बिना त्वरण के वस्तु मूव कर सकते हैं, इसलिए यदि हम उस पर 0 न्यूटन का कोई फोर्स लगाएं तभी वो वस्तु क्या करेगी। ठीक है, चल। तो और इसमें तुमसे क्या करा है कि परिणाम एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। ठीक है, तो परिणाम क्या होगा, परिणाम तो कांस्टेंट होगा, यानी उस पर क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा। ठीक है, सॉरी कांस्टेंट फोर्स नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी लिखो, कांस्टेंट वेलोसिटी।
या तो स्पीड पे भी तुम लिख सकते हो। और तुमको क्या कह रहा है कि उस वस्तु का जो दिशा पर क्या पर, ठीक है, तो तुम सब लोग जानते हो कि यदि किसी वेलोसिटी का डायरेक्शन है कि चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है उसमें एक्सलरेशन होने जाता है। इसलिए यहाँ पर यदि कांस्टेंट वेलोसिटी देना है तो डायरेक्शन भी इसका क्या हुआ, कांस्टेंट ही नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। डायरेक्शन को भी हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम सबको समझ में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 तुमको क्या कर रहा है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। ठीक है, तुमको क्या कर रहा है कि 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस पर, ठीक है, फोर्स कितना लगा रहे हैं, 200 न्यूटन। मगर वह जो नियत वेग से चल रहा है, ठीक है, तो नियत वेग से चल रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर जो नेट फोर्स है वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा। ठीक है, नेट फोर्स क्या लगा, जीरो। कैसे सपोज करो ये बक्सा है, ठीक है, इस बक्सा पर यदि हम 200 न्यूटन का फोर्स लगाए, ये बस बक्सा क्या करेगा यार, मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा मगर ये क्या करे, एक समान वेग से मूव कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या बन जाएगा, उसमें जीरो त्वरण होता है। तो जीरो त्वरण है तो हम कह रहे हैं कि इसका जो फोर्स लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है, तो इसका कहाँ फोर्स खत्म कहाँ हो रहा है, तो नेट फोर्स इसका जीरो है, तो यानी इसका पर जो है जितना फोर्स लग रहा है उतना ही इस पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, यानी इसे हम घर्षण बल, ठीक है। 200 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब है कि घर्षण बल इस पर कितना लग रहा है, 200। तभी वो वस्तु रुक जा रहा है, यानी वस्तु पर नेट फोर्स का है जीरो, क्योंकि वस्तु पर दो फोर्स ने कार्य करा है, एक तो पॉजिटिव फोर्स उसका डायरेक्शन इस तरफ है, और एक क्या हो गया, घर्षण बल है, तो घर्षण बल का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ तुमको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बस के अकस्मात चल पड़ने से यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, किसी बस के अकस्मात यानी एकाएक यदि चलने से यात्री जो है पीछे की ओर, तो बस जो है, ठीक है, तो बस चला तो हम बस के साथ में क्या है बाबू, यदि बस विराम में है तो हमारा शरीर भी उसी समय क्या है, विराम में ही है, ठीक है। मगर क्या हुआ, अब बस ने क्या कर लिया, चलना स्टार्ट किया, यानी गति पकड़ लिया, मगर हम अभी भी जड़त्व के कारण किस में है बाबू, जड़त्व के कारण अभी हम किस में है, विराम में है, विराम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा शरीर तो यानी जो निचले वाला जो पोर्शन वो क्या है, वो विराम में ही है। अच्छा शरीर ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या है, विराम में ही है, मगर नीचे वाला पोर्शन कितने आ गया, गति में आ गया, क्योंकि बस के साथ क्या होता है, वो बस के सतह से ही जुड़ा रहता है बाबू, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, आपका कमर के जो ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, विराम में रहेगा, मगर कमर के नीचे का जो पोर्शन क्या होगा, तीन होगा। इसलिए क्या होगा, अकस्मात क्या होगा, हमारा शरीर विराम में रहना चाहिए, इसमें क्या करेंगे, चुप। ठीक है, इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, जड़त्व के कारण अ, हमारा शरीर, इसको नोट करते चलना होगा कॉपी पर, हमारा शरीर विराम में ही, विराम में, शरीर का ऊपरी हिस्सा लिख लो, शरीर का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी ऊपरी हिस्सा, ठीक है, विराम में ही रहना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं, क्या करके चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति एक ब्रेक में एकाएक लगाने से आगे की ओर कोई छूट जाता है, इसमें भी सेम किससे आ जाएगा बाबू, ठीक है। तो सपोज कर लो कि एक वस्तु है, क्या क्या होगा, चलती बस है ना बाबू, तो चलती बस में तो उसका क्या लिखा होगा, क्या, तो इसमें हम लैंग्वेज डायरेक्टली लिख देते हैं कि जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण हमारा शरीर का निचला हिस्सा, ऊपरा हिस्सा लिख लेते हैं, ऊपरा हिस्सा या ऊपरी हिस्सा गति में ही रह जाती है, गति में ही रह जाती है, जबकि निचला हिस्सा, निचला हिस्सा यहाँ पर लिख देता हूँ आप, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ
बस के साथ गतिमान हो बस के साथ गतिमान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। चलती गाड़ी से कूदना कुछ ना नहीं बाबू, कूदना होगा। कूदना क्यों खतरनाक है, व्याख्या करें, ठीक है। तो चलती गाड़ी में भी, इसमें भी जड़त्व का ही नियम आ जाएगा, ठीक है। तो जड़त्व के कारण हमारा शरीर बस के साथ या कोई भी गाड़ी के साथ गतिमान रहता है। अतः हम हमें कूदने पर आगे की ओर आगे की ओर गिर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से बस का डायरेक्शन रहेगा ना, उसी प्रकार हम गिर गिरे गिरा है, गिर सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, चलती बस से कूदना खतरनाक है। इसलिए चलती बस से कूदना खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसलन वाली जमीन पर, ठीक है, फिसलन वाली जमीन पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि फिसलन वाली जमीन पर क्या होता है, उस पर घर्षण बल क्या होता है, नहीं, नाम को मात्र फिसलन वाली जमीन पर घर्षण बल घर्षण बल नहीं होती है। इसलिए इसलिए इस पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं करते, लागू नहीं कर पाते, हिंदी ना, लागू नहीं कर पाते हैं। क्योंकि चलने के लिए हमें क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ का पालन करना आवश्यक है ना, चलने के लिए तृतीय गति के नियम तृतीय गति नियम का पालन करना आवश्यक होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। सब नोट आउट करते चलना बाबू। किसी पेड़ की शाखा को देर से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हुई थी। ठीक है, पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर, तीव्रता नहीं, तीव्रता, लेकिन इसमें भी कहा जाएगा जड़त्व का नियम नहीं अप्लाई है। तो इसमें लिखते हैं कि जड़त्व के नियम के कारण तीव्रता से हिलाने से पत्तियां विराम में ही रह जाती है, विराम में ही रह जाती है, और शाखा गतिमान हो जाती है, शाखा गतिमान अरे हो जाती है। ठीक है, चलो। जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के बाहरी क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही हो जाएगा बाबू, जड़त्व के ही नियम हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम लिख लेते हैं जड़त्व, कौन जड़त्व,
या तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, विराम जड़त्व के कारण, विराम जड़त्व के कारण दरी तो गतिमान हो जाती है, दरी तो गतिमान हो जाती है। क्यों गतिमान हो जाती है? क्योंकि हम डंडा इस पर बात कर रहे हैं ना। परंतु परंतु धूलकण धूलकण विराम में ही रह जाते हैं, धूलकण विराम में ही रह जाते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। दौड़ते हुए घोड़ा का एक रुक जाने पर सवारी आगे क्यों आ जाती है? सब खाली जड़त 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 तक। जैसे लिखो, जड़त्व के कारण घोड़े के साथ घोड़े के साथ हमारा शरीर भी गतिमान रहता है, गतिमान रहता है। परंतु जिस तरह से प्रश्न हुआ था ना बाबू, क्योंकि हम हमारा शरीर क्या होता, वो गतिमान नहीं कर पाता है, वो विराम में हम आ जाते हैं। ठीक है। जैसे ही मान लीजिए कि बस गतिमान है, एक बैक ब्रेक लगाए तो क्या होगा, गाड़ी में तो ब्रेक लगे मगर हमारा शरीर अभी भी क्या है, मोशन में नहीं, जिससे चलते हम क्या कहते हैं, आगे क्यों। उसमें तो आगे है तो सीट बच गए ना, और घोड़ा में तो कोई है नहीं, ओपन है घोड़ा, तो क्या हटेगा सीधा नीचे, बेयमी। ठीक है। परंतु शरीर में, परंतु रुकने पर रुकने पर हमारा शरीर, इधर लिख देता हूँ, गतिमान ही रह जाता है, जबकि घोड़ा विराम में आ जाता है, विराम में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरी खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट क्यों जाता है? इसमें भी सेम हो जाएगा, सिर्फ जड़ा, क्योंकि दरी पर खड़ा व्यक्ति दरी के साथ विराम में रहता है, विराम में रहता है। परंतु दरी खींचने से दरी खींचने से दरी तो गतिमान हो जाता है, दरी तो गतिमान हो जाता है। परंतु परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विराम में ही रह जाता है, विराम में ही रह जाता है। ठीक है। चलो इसको भी नोट आउट करते चलना, खाली जड़ा जड़ा तो माथा उठता है, बस की छत पर रखे सामान को रास्ते से क्यों गए। वो दो इसमें भी लिखो, बस के गतिमान होने के साथ बस के गतिमान उस पर रखा सामान भी उस पर रखा सामान भी गतिमान रहता है। परंतु परंतु यदि बस एकाएक रुकती है, एकाएक रुकती है, तब सामान आ- आगे की ओर झुकेगा,
इसमें भी जड़त्व वाला हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि जैसे ही बस तो रुक गई, बस तो विराम में, मगर सामान अभी भी क्या है, जड़त्व के कारण क्या हुआ, गति में ही ना है, इसलिए क्या हुआ, सामान क्या हो जाएगा, आगे की ओर झुक जाएगी। अतः हमें, यदि हम नहीं बांध कर रखेंगे तो क्या होगा, आगे गिर जाएगी बाबू, तो इसलिए हमें क्या करना था, हमें बांध कर, इधर लिख देता हूँ, रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की परिभाषा दी इसका ऐसे में, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है वो, पी बराबर एम भी ना, तो मास का क्या हो जाता है केजी, अभी का क्या हो जाता है मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या करा, 21 न्यूटन के द्वितीय गति को नियम को लिखकर उसकी व्याख्या करें। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने न्यूटन के जो द्वितीय गति का नियम है, ऐसा क्वेश्चन मैंने किसमें बताया था तुम सबको, हाँ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जिसमें था, उस क्वेश्चन में मैंने तुमको बता दिया था कि एक आंकड़े में भी कैसे आता है। ठीक है, और लिख, उसमें मैंने बता दिया है। ठीक है बाबू, नहीं तो लिखना है तो लिख लो, इसका क्या होगा, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के समानुपाती होती है। ठीक है, देख जो है क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ना, तो चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर ना, तो चेंज इन मोमेंटम, संवेग का होता है मोमेंटम ना, मोमेंटम, अब बटा क्या होता है टाइम ना, परिवर्तन की दर यानी क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, खिलाड़ी क्रिकेट बॉल को कैच लेते अपने हाथ पीछे की ओर क्यों खींचेगा, ताकि उसका उसका यानी गेंद का संवेग संवेग शून्य कर। ठीक है, तो ये संवेग शून्य कर दो तभी ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय गति नियम की व्याख्या करिए, तृतीय होगा। ठीक है, तो इसका तृतीय गति का नियम क्या होता है, किसी भी वस्तु पर बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती। ठीक है,